आप लोगों को सूट नहीं करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग कहाँ पढ़े थे जरा बताना। अच्छा चल, एक क्वेश्चन दिया था क्या मैंने करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन था? वो तो 12th वालों का कराएगा ना, अभी 12th वालों। अच्छा, नेट फोर्स निकालने के लिए हमने कहा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था क्या शायद, लास्ट टॉपिक यही कराया था ना। अच्छा, वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे देख लिया था हम लोगों ने। मैं एक, हाँ यही ना नेट फोर्स रिजोल्यूशन। एक 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 क्वेश्चन में देता हूं, देखें कितने जन कर पा रहे हैं बच्चा। मेरे लल्ला, और लल्ला का तो फीमेल बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ करो सब लोग, इसको जो बोल रहे हैं इसको करो, क्वेश्चन करो, सब लोग करके दिखाओ। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा करिए देखें, कर लो बच्चा। मान लीजिए इस पॉइंट पी ओ पे बहुत सारे फोर्सेस ये लग रहे हैं, इसका नेट फोर्स क्या आएगा, इसका नेट फोर्स क्या आएगा, एफ नेट। पहले वेक्टर फॉर्म में बताइए, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी बताइए, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी बताएं आप लोग। चलिए देखें कितने जन कर पा रहे हैं, जल्दी से करिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसको सॉल्व करें और बताएं। नेट फोर्स बताना है, वेक्टर फॉर्म में भी बताइए, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के साथ भी बताइए, और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड बताइए, है ना, स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू निकालते हैं। आज वो नहीं है क्या हमारी साथी, साथ निभाना साथी या। जितने भी कंपोनेंट दिए हैं, जितने भी फोर्सेस दिए हैं, सबके कंपोनेंट क्या करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्प्लिट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है इसको भाई। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स क्या लगेगा ये समझना, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स क्या लगेगा ये समझना, बहुत ध्यान समझना। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, F1 का। अच्छा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले से एक फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक फोर्स पहले से लग रहा है ना, क्या है भाई, 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का लिख दिया हमने। फिर प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 10 cos 37 लिखेंगे, प्लस 10 cos क्या आएगा भाई, 37। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, F2, F2 कितना है भाई 20, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा साइन 53, साइन 53 आएगा। अरे बेटा मैं इसका वो लिख रहा हूँ, अभी लिख दूंगा आई कैप जे कैप, थोड़ा इंतजार तो कर ले, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना बेटा, फिर आई कैप जे कैप अभी लिख लेंगे, अरे दो चीजें लिख रहा हूँ ना बच्चा, देख तो ले। लेकिन ये इधर आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको क्या करेंगे हम माइनस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है भैया, एक तो ये आ रहा है 10 न्यूटन, दूसरा इसका क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 10 cos 37, वो लिख दिया हमने। फिर इसका क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, हमने कहा था जिसके साथ एंगल बनेगा वहां क्या लगेगा cos, ये cos 53 लिखते हैं, ये क्या होता है साइन, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 sin 53, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहां क्या लिखेंगे माइनस साइन लिखेंगे, लिख लेंगे माइनस साइन। तो क्या आया ये एफ एक्स बताओ, 10 प्लस cos 37 की वैल्यू क्या है 4/5, माइनस 20 साइन 53 की वैल्यू भी क्या है भाई 4/5। सॉल्व करते हैं इसको भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा भाई बता, 10 प्लस 4 2 जा कितना आ गया 8, और 4 4 जा कितना हो गया यहाँ 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 2 आएगा, कितना आएगा, कोई दिक्कत, समझ आया कैसे हुआ, आया या नहीं आया, हाँ नहीं ठीक है।
फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ वाई। वाई एक्सिस लॉन्ग एक तो इसका क्या मिलेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 37, 10 sin 37। और क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 20 cos 53। और ये क्या है, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको क्या लिखेंगे, -5। जो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको माइनस लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में था तो इसको हमने माइनस लिखा, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में था तो इसको हमने माइनस लिखा था यहाँ। ठीक है भाई, समझ में। फिर क्या होगा, sin 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 प्लस यहाँ 20 लिखा है ना भाई, ये 20 लिखना, यहाँ जाएगा 20 cos 53 की वैल्यू क्या आएगी, ये 20 लिखा है। फिर हो जाएगा 20 cos 53 की वैल्यू 3/5 -5। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 5 2 10, 5 4 20, सॉल्व करते हैं इसको। 3 2 क्या हो जाएगा 6, 4 3 12 -5, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। इसके बाद पूरे फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या आ रहा है 2, वाई एक्सिस लॉन्ग कितना आ रहा है 13। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, मतलब एफ नेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्सिस लॉन्ग जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा जो फोर्स का कंपोनेंट आ गया उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक लग रहा है एक्स एक्सिस लॉन्ग कितना, दूसरा लग रहा है वाई एक्सिस लॉन्ग कितना है, वो भाई 13। अगर इसको आई कैप जे कैप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, एफ वाई जे कैप। तो लिखेंगे क्या होगा 2i कैप, एफ वाई क्या है भाई 13 और ये हो जाएगा जे कैप। ये आ गया एफ नेट, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लेंगे, इसका मॉड। हमने कहा था वेक्टर फिजिक्स आना बहुत जरूरी है भैया। अब मॉड कैसे लेते हैं भैया बताओ, अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट थ्रू स्क्वायर प्लस क्या होगा, इसका सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 4 + 169 कितना हो जाएगा, रूट में 170, तो 173 न्यूटन का फोर्स लगेगा, नेट फोर्स रूट में, है ना। हाँ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये सीखना बहुत जरूरी है। बहुत ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, इनको सीखिएगा भाई, क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड ऐसे आएंगे, नहीं नेट फोर्स ही नहीं निकाल पाओगे आप। तो कैसे जानोगे बॉडी किधर मूव करेगी, कितना फोर्स लग रहा है, कैसे क्या लग रहा है, समझ रहे हो ना। सारी चीजें यहाँ आकर स्टक हो जाएंगी, इसलिए सीख लो इसको। मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कम से कम अभी तक में तो 10 बार बता दिया होगा जब से पढ़ रहे हैं इसको, क्यों भाई, इसलिए समझना इसकी इंपॉर्टेंस को। अगर मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं तो कुछ तो है ना भाई। हमारे फुनसुक बांगड़ू पढ़ रहे हैं लाइव, फुनसुक बांगड़ू 6 महीने बाद पता चलेगा। हाँ हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। हाँ मैं फिर से बता दूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाँ क्या ही करें, देख रहे हो कुछ लोग, आप लोग सुनते सुनते इरिटेट हो गए, लेकिन मैं बोलते बोलते गला अपना खराब है फिर भी बोल रहा हूँ, इसीलिए कि तुम्हारा लॉस ना हो। हटाओ इसको, क्वेश्चन और दें एक, लिख रहे थे क्या, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से करिए, थोड़ा सा मैं बात करूं इस पे। एक ही दो सिंपल देते हैं आपको, पहले इजी इजी सिखाते हैं भैया, इजी इजी। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ट्राई करना, जो लोग जान गए हैं सीख रहे हैं वो करें। अच्छा अच्छा देख भाई, मान लेते हैं, चलो फोर्स की ही बात कर रहे हैं क्योंकि नेट फोर्स हमें चाहिए यहाँ पर। ये F1 है 100 न्यूटन का भाई, ये इसके साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री। चलो इस साइड में फोर्स एक ऑलरेडी लग रहा है, मान लेते हैं 20 न्यूटन का, चलो ठीक है। और हाँ बच्चा दिया है ना एक्स, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, मान लेते हैं चलो भाई एक फोर्स यहाँ पर है,
ऐसे F3। और सपोज करते हैं ये क्या है, 50 न्यूटन का है। इस बार एंगल इधर बन रहा है 37 डिग्री का, और एक फोर्स इधर लग रहा है भाई F4। कितने का है भाई, मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। तो मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट O पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी बताइए आप, और इसका मैग्नीट्यूड भी बताएं आप। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे भाई, कैसे आता है, बट इसको कैसे करेंगे आप बताओ। करिए, इसे ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए भाई, बताएं क्या, करिए इसको। हो गया क्या? चलो एक्स एक्सिस पे हम जो नेट फोर्स होगा मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा देखो, एक तो ये 20 न्यूटन होगा, प्लस इधर कौन सा आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 कॉस क्या आएगा भाई 53 आएगा, और क्या होगा इधर इसका क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -50 कॉस 37 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं भैया, 20 प्लस 100 कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी 3/5, -50 इंटू क्या होगा भाई कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 20, 5 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा ये 10। तो 20 प्लस कितना आ जाएगा 60, माइनस कितना हो गया 40, तो कितना आ जाएगा निकल के 40। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल कितना आ गया 40। वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे टोटल नेट फोर्स क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई। एक तो 10 न्यूटन का पहले से जा रहा है भाई, चलो ठीक है, प्लस इसका क्या आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 100 साइन 53 होगा, और क्या आएगा फिर बताओ, और इसका क्या आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा क्या आएगा 50 साइन 37। कर लो इसको जरा, देखो क्या आएगा 10 प्लस क्या आएगा 100 साइन 53 की वैल्यू क्या होगी, प्लस 50 साइन 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5 3/5 3 भाई कॉस में होता है बेटा फारूक। अब सॉल्व करो इसको, 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 20, इसे 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10, क्या आ जाएगा ये 10 प्लस क्या हो गया 80 प्लस कितना हो जाएगा 30, सम करेंगे सबका क्या आ जाएगा 120। तो वाई एक्सिस लॉन्ग जो नेट आ गया वो कितना आ गया 1। तो अगर हम नेट फोर्स के लिए लिखें एक्सप्रेशन तो क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या है 40, 40 आई क्या है वो कितना आ रहा है भाई 120। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप, 40 दोनों में क्या कॉमन है 40 कॉमन कर लो भाई, रूट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ जाएगा 40√10, सीधे आंसर आ गया। अरे 40 दोनों में कॉमन है बाहर कर लिए, 40 तो रूट के बाहर आएगा ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 3 बचा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 रूट में 10, यही सीधे हो जाएगा आंसर। ठीक है ना तरीका समझ। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोग कर लेना, मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है, ठीक है लिख दे रहा हूँ कर लेना लोग, इस बार थोड़ा सा अलग देते हैं, ट्राई करना आप लोग। लो भाई चलो, देखिए कितने लोग कर रहे होगे, कर ले भाई।
क्योंकि क्योंकि यहाँ से वैल्यू थोड़ा सा आ जाएगी, नहीं रूट में वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, रेंज में नहीं चला, वैल्यू निकालना आसान होता। बाकी 30 45 कुछ भी देंगे वो उस हिसाब से वैल्यू देंगे ना। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कुछ एंगल और। अरे बेटा कुछ भी दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तुम्हारी जिद है तो ले लिए लो। F2 F3 है ये। चलो बनाना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेट फोर्स निकालना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, आप लोग इसको कर लेना। हाँ ठीक, डन, लिख लिया। हाँ ये होमवर्क, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक आध तो। ठीक है आगे बढ़े। अरे बेटा आगे बढ़े, चलो इसको। तो हम लोगों ने जो पढ़ना था इसमें और आगे, न्यूटन्स लॉज पढ़ लिए थे क्या? अच्छा फर्स्ट लॉ बस हुआ था बस। अच्छा लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया था। इनर्शिया क्या होता है कौन बताएंगे हमें, व्हाट इज इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया, बताओ हिमाद्री क्या होता है इनर्शिया। हाँ विट अपोजिट टू चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट, जो भी उसका स्टेट था, मोशन का था या रेस्ट था, उसमें चेंजेस का क्या करेगी, अपोज करेगी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी, है ना भाई, यही था। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ भी यही क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोले थे। ये सारी चीजें हो गई थी, जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखे थे, है ना। आगे बात करते हैं। फिर हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात किया था, क्या फोर्स का मतलब बेसिकली क्या है, पुश एंड, जब भी किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स लगेगा तो यह क्या होगा, पुश के फॉर्म में होगा, या तो क्या होगा, फोर्स के बारे में आप जानते हैं, या तो आप क्या कर रहे होते हैं, चीजों को पुश कर रहे होंगे, या तो क्या कर रहे होंगे, बस दो ही वे में आप लगाएंगे फोर्स किसी बॉडी सिस्टम पे। इसकी बात हो गई थी पीछे, हमने इनर्ट फोर्स की बात की थी। देखो ये क्या क्या करेगा, या तो पुश के फॉर्म में होगा या तो पुल के फॉर्म में। पुश या पुल के फॉर्म होगा तो इन जनरल क्या करेगा, बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाएगा, या तो रेस्ट से क्या करेगा, मोशन में लाएगा, या लाने के लिए ट्राई करेगा, एफर्ट करेगा। दूसरा ये क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है बताओ, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है क्या, बॉडी के शेप और साइज को। जैसे हमने कहा रबर की एक बॉल है आपके पास, या कोई भी चीज है आपके पास, जैसे आपके पास एक इलास्टिक मतलब जो भी है ना बैंड है, तो आप उसको स्ट्रेच करके क्या कर सकते हो, उसके शेप साइज को चेंज कर सकते नहीं, आप कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, कुछ भी हो सकता है। बट इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की, तो हम लोग मोशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मोशन में बॉडी है तो उसको रेस्ट में लाएगा, या रेस्ट में है तो मोशन में लाएगा, या लाने के लिए ट्राई करेगा, या तो और एक्सेलरेट करेगा, या तो हो सकता है उसकी स्पीड ही क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन जो रहेगी देखेंगे। हम लोगों ने इसके आगे नेट फोर्स की बात की थी। नेट फोर्स की जब हमने बात की थी, इसमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस की बात की थी। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या बताया था, जब जो नेट फोर्स होगा आपका किसी बॉडी सिस्टम पे लग रहा होगा वो जीरो आएगा तो क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस है। अगर बॉडी मोशन में है तो कॉन्स्टेंटली क्या होगी भाई, मोशन में रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो स्टेट चेंज हो सकता है, रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से सो रहा है क्या बेटा, अभी इतना जल्दी बेटा, अभी से सोने लगा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से देने। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, उम्र तो हो ही गई बेटा। हाँ एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हर चीज सीखना है बेटा, लिखो। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम if the body was at rest before the application of force, before the application of force
बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट फोर्स, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूँ, नहीं कुछ लोग इसी से आंसर लिखना चाहेंगे, बीच बीच में बड़े दुरंदर। इफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हाट विल इट्स स्टेट बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देख भाई चलो, हाँ हाँ ये है, देखो डायरेक्शन ये है क्या गजब लड़का है भाई, ये है इनके जो सिखा रहे हैं बेटा सीखो, बाकी तो हो ही जाएगा, दोनों को मिला दिए कर लेंगे बेटा, ये इसको वाले टीचर तुम्हारे बताएंगे, लेकिन वो भी मैं करा दे रहा हूँ तुम्हारा मन बहलाने के लिए। एक्चुअली तुम्हारा मन उसी से बहलता है, तो वो भी बता देता हूँ, जो सिखाना चाह रहे हैं उसको सीखो, तभी चीजें कुछ बनेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नहीं है, नहीं तो फिर वही होगा, वही पढ़ लोगे बस क्वेश्चन करके चले जाओगे, है ना भाई। थोड़ा सा अलग तरीके से समझना। देखो अब जरा देखना, देखो एक तो ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा भाई। ये 5 न्यूटन का फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये F1 है। ये 12 न्यूटन का फोर्स क्या है भाई, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है भाई, ये F2 है मान लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटी जब हमने पढ़ा था तो ये बताया था ना कि हम वेक्टर्स को पैरेलली बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पढ़ा ना, पैरेलल शिफ्टिंग आपने पढ़ा है, डिस्कस किया था जब वेक्टर पढ़े थे। तो इसका मतलब इसको हम, जो ये था 12 न्यूटन का फोर्स, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो आपका ये फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का ऊपर, ये है हमारा F2, कितना था भाई 12 न्यूटन का, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। और ये 5 न्यूटन का फोर्स क्या भैया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो F1 आया हमारा कितना आया, 5 न्यूटन का है, ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब तो आपको ये पता है, अगर मुझे, हाँ बोलो, अच्छा हाँ पाइथागोरस के फॉर्मूले से निकाल, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल आप जो बोलेंगे वही सही है, मतलब वो भी हो सकता है, करेंगे हम जो बेसिकली करना चाहते हैं थोड़ा सा उससे करेंगे। अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, नेट फोर्स की इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस का कितना है भैया 12 न्यूटन, 12 वाई कैप लिखेंगे, और वाई एक्सिस का कितना है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 जे कैप लिखेंगे। अब इसका मुझे निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड, तो मॉड इसका कैसे लेते हैं भाई, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, रूट में 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सम करेंगे क्या आएगा 169, कितना आ जाएगा 13 न्यूटन का फोर्स, 13 न्यूटन का, ठीक है। अब बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन 13 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा अभी बताओ भाई, नेट फोर्स कहीं बीच में ऐसा कहीं लगेगा क्यों भाई बताओ, अरे दोनों के बीच से तो जाएगा नेट फोर्स, तो बॉडी कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेस होगी कि नहीं होगी, सेम उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। अब कौन से एंगल पे होगी अगर ये बताना होता तो हम क्या लेते हैं, tan sin cos क्या लेते हैं आप, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, जो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या भाई 5, ये कितना है तो क्या आ जाएगा 5/12, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5 बाई क्या आ जाएगा 12। मतलब बॉडी हमारी अब डिस्प्लेस होगी या मूव करेगी कौन से डायरेक्शन में, जहां थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 5/12 होगा। समझ बात, नेट फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमने रिजॉल्व कर लिया, सीधे निकाल लिया। बाकी तरीका जो आपने कहा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे एनसीईआरटी में दिया होगा या सर लोग करा रहे होंगे, उससे भी आएगा नो डाउट। हम एक ऐसा मेथड लेकर चलना चाहते हैं जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाए। नहीं आपको तो ये भी फॉर्मूला पता होगा कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर देखो उनका रिजल्टेंट आर निकालना हो तो आपके पास फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पता है कि नहीं आपको, या थीटा कितनी डिग्री का हो गया भाई 90 डिग्री। यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और बी का मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड दिया है, क्या क्या दिया है जरा बताना,
5 दिया है, दूसरा क्या दिया है 12 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व किया तो क्या आया अभी 13 आया। लेकिन हमें आई कैप जे कैप बढ़िया आता है, वेक्टर पढ़े हैं हम लोग, आराम से करेंगे इसको, एंगल उंगल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे आ जाएगा यहाँ से। बाकी आप करने को ये भी करेंगे। एंगल निकालने का तरीका क्या है, हम ऊपर कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, वाई वाला कंपोनेंट लिखेंगे फोर्स का, और नीचे क्या लिखेंगे एक्स का ही कंपोनेंट लिखेंगे। इसको वेक्टर में रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको नीचे लिखना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आ रहा है उसको हमेशा कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। आई कैप जे कैप में लिखने के बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको कहां लिखेंगे, नीचे। और ये tan थीटा इक्वल टू होगा डायरेक्शन बताने के लिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। भाई tan को इधर भेज देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े, ठीक है। ये सब निकालना सीख लीजिए, बाकी हर एक तरीके बता दे रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा यूनिवर्सल है, बढ़िया है, इसको सीख जाएंगे तो कहीं भी आप आसानी से निकाल लेंगे जो भी निकालना हो। ठीक है भैया, चले आगे, कितना आ गया, बढ़िया है, आ गया। तो लिखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। केवल 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं, बाकी सारे फोर्स इसी कैटेगरीज में आ जाएंगे। जितने भी फोर्स पढ़ेंगे आप फिजिक्स में वो सभी के सभी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन कौन से हैं भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। लिख लो भैया, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन व्हाट, नेचर। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना पड़ेगा। 4 है, कौन कौन से भाई, देखिए फर्स्ट कौन सा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है भाई, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में, एक्चुअल है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। जितने भी फोर्सेस हम फिजिक्स में पढ़ेंगे चारों इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या हुआ बात चाहिए, बोलो कुछ याद आया क्या, अरे मुस्कुरा रही थी तुम, बता दो क्या बता रही थी, क्या बता रही थी बताओ। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कौन कौन से भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो ये किसके बीच में लगेगा, बच्चा बात नहीं करो, बात नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो ये किसके बीच में लगेगा, बिटवीन 2 मासेस। मास कितना भी छोटा ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 मासेस हैं अगर बॉडी में, भाई हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ मास तो होगा, क्योंकि हर एक सब्सटेंस मटेरियल किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, भाई मास तो होगा, सब्सटेंस है तो मास तो होगा। कोई भी 2 बॉडी है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमारे आपके बीच में भी लग रहा है, किसी भी 2 पर्सन चीज बस किसी के भी बीच में लग रहा है, जिसका भी मास है कुछ ना कुछ, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये सिग्निफिकेंटली आपको देखने को कहां मिलता है, प्लैनेट्स की बात करते हैं, बड़े डिस्कशन चल रहा है क्या। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे तो ये बेसिकली किसके बीच में लग रहे हैं, पाई मेसॉन्स के बीच में लग रहे हैं। किसके बीच में लग रहे हैं, पाई मेसॉन्स के बीच में लग रहे हैं। पाई मेसॉन्स के बीच में लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, प्रोटॉन है, पाई मेसॉन्स हैं, पाई मेसॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, उनके बीच में लगेगा। पाई मेसॉन के बीच में लगेगा। ये 3 होते हैं पाई मेसॉन। कौन कौन से, ध्यान से देखना भाई, बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया रखिए, बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसको देखेंगे। कौन, ये भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा और भी फंडामेंटल और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके आइटम के अंदर, जिसमें पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पाई मेसॉन्स हैं। पाई मेसॉन्स में आपके आएंगे पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन और आएगा न्यूट्रल पाई मेसॉन। अरे पार्टिकल है मेरी जान, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। न्यूक्लियस में तभी तो लिख रहा हूं इसको, अभी तो लिखा, ये सब न्यूक्लियस के अंदर है, ध्यान रखना से। और क्या होगा, प्रोटॉन और पाई मेसॉन के बीच में भी होता है, बट ये होता है, ठीक है। इनके बीच में रिपल्सन भी होगा लेकिन अट्रैक्शन थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, इसके किस बीच में है बेटो, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, कॉपी पेन निकाल लिया, बट शटर जैसे दांत ना दिखाया करो, लिखा करो इसको, बार बार मुंह फाड़ के देखते हो, आता जाता कुछ नहीं, ले कॉपी पेन इसको, पागल नहीं, नोट करो इसको भाई,
अरे फैक्ट से इसमें समझना क्या है, पार्टिकल का नाम कभी नहीं सुने लिखो, उसको याद रखना है, इसमें समझना क्या है। अरे जहां कोई कॉन्सेप्ट है तो बताएं, पाई मेसन का कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि पाई का सिंबल ऐसा क्यों है, पाई मसान क्यों है, अरे है तो है, उसको पढ़ो, उसको जहां अप्लाई करना है उसको यूज करो। मुंह मार ऐसे देख रहे हो जैसे कि पाई मेसन ही आ जाएगा मुंह में एकदम, अगर देखो इसको नई चीजें नोट करो, कोई कभी पढ़ाया नहीं तो इसका मतलब क्या दुनिया में चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे लोगों के आसपास हो जहां मतलब क्या ही बताओ, नहीं लिखा है बुक में तो नहीं जाने, क्वेश्चन आ रहे हैं इसके तो जानना पड़ेगा भाई, क्या कर सकता हूं। अब मैं इतना जानता हूं, मैं क्या करूं, लिखो इसको जल्दी लिखो, लिखा कि नहीं, कहा लिखा दिखा था, लिख रहे हो, पाई लिख के एक जगह प्लस लिख दिए, एक जगह माइनस लिख दिया, एक जगह जीरो लिख दिए, मतलब लिखने में भी आलस है, इसको लिख भी नहीं पा रहे हो ढंग से, अब सोचते हो तुम्हें सब चीज आ भी जाए। इसमें मेरा कोई लॉस थोड़ी है, लिखा इसको, मुझे बस बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही मैग्नेट और ये सब क्या होता है, आयरन, ये सब की भी, ये सारे जितने भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे सब इन्हीं चार कैटेगरी में होंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल। जैसे एटम के अंदर का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे सबका नेचर इन्हीं के, ऑलमोस्ट इन्हीं के पास होगा भाई, या तो कोई पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इनको फंडामेंटल बोलने का मतलब ये है कि जितने भी आपके सब्सटेंस से मटेरियल है सब एटम से मिलकर हैं, जिस भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है वो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा मैं बोलता भी तो हूं, अरे देखो कुछ इसका सिंबल में मतलब ना निकाल लेना कि बाद में हंसते ही रहो। हाँ चलो भाई, प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन उसकी चारों तरफ क्या करते हैं, बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैडम पढ़ा ही रही है, आप इलेक्ट्रॉन समझ ही रहे हैं। हाँ देखिए चले, फोर्सेस की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। अरे बेटा लिखो, यहां जैसे कुछ लिखा है, जैसे यहां कुछ क्या है लिखा हुआ है, हाँ फ्रिक्शन, यहां क्या आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए भाई, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ हाँ न्यूक्लियर फोर्सेस भी आएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई करने वाला ऑब्जेक्ट उस बॉडी के सरफेस के टच पे है ना भाई, टच करके लगा रहे हैं, जैसे आप किसी को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, फ्रिक्शन की बात करेंगे तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और जब हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे मैग्नेट दूर से ही आयरन को या दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करती है भाई, प्लैनेट को या दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ, ऐसे न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं। बस इनका थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है, फोर्स जिससे हम अप्लाई कर रहे हैं उस, क्या जिस बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है, टच में नहीं है उसके, बस फोर्स अप्लाई हो रहा है बट बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलेंगे। समझने के लिए है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, बढ़े हैं आगे, देखिए हाँ अरे एक दो लिख ली मेरी जान, मतलब सामने लिखा है कहीं से काट एग्जाम, इससे बड़ा क्या ही बताऊं, बताओ कितना अटेंशन है तुम लोगों का चीजों पे, देखो जरा। नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, जरा समझना, नॉर्मल रिएक्शन
बेटा ये पागलपन वाली हरकत छोड़ दो, नहीं जल्दी ही पहुंच जाओगे तुम, थोड़ा फोकस होकर देखो। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? जब हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, जो भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा भाई, तो ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा भाई, इसका जितना वेट होगा वही तो फोर्स अप्लाई करेगा। इसका वेट हमेशा कहां होगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हो तो न्यूटन साहब अपने थर्ड लॉ में यही बताते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हैं हमेशा क्या होंगे? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा क्या होते हैं? ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इस पे ये वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वेट अपना एक्सपीरियंस तभी कर पाएगा जब इस पे कोई रिएक्टिव फोर्स लग रहा होगा, मतलब किसी न किसी सरफेस पर रखा हुआ है चाहे कहीं भी। तो ये बताएंगे कि ये सरफेस तो ये क्या करेगा? ये सरफेस इस बॉडी पे भी क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, एकदम परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी वेट की वजह से, इसकी फोर्स की वजह से इस पे क्या है? रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सरफेस से क्या होगा? ये मतलब जिस सरफेस पे बॉडी रखा है, इस सरफेस से इस बॉडी पे 90 डिग्री एंगल पे ये फोर्स लग रहा होगा, मतलब एकदम परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर क्या होगा? और वेट हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दोनों चीज समझ लेना, अभी ड्रॉ करेंगे डायग्राम वगैरह। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। जो वेट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम एन से लिखेंगे या कहीं कहीं आर भी लिखा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कोई एंगल है, कुछ निकालना होगा रिजल्टेंट। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, यहां समझना थोड़ा ये है, जब आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स, अभी फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, एफबीडी वगैरह हम लोगों को पढ़ने हैं, इसमें डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन के क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है बच्चा? थोड़ा सा अगर कुछ सेंस कॉमन होते हैं तो उसमें कुछ। अब ये पर्सन क्या कर रहा है भाई? इसको खींच रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखा हुआ है। ऑब्वियस बात है, जरा ध्यान लिखना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बहुत ध्यान समझना है इस बात को। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, तो इस सरफेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? इधर। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये आदमी इसको उस साइड से पुल कर रहा होता तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। जब कांटेक्ट सरफेस एरिया कुछ नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स लगने की ये एसेंशियल एकदम कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ये समझना पड़ेगा। तो ये होगा अभी। अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट लिखा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा तुम्हारे सरफेस के एकदम पैरेलल होगा, मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन की स्थिति, मतलब जो सरफेस है ये इस नॉर्मल रिएक्शन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बट सरफेस कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा, कभी इंक्लाइंड होगा, कभी प्लेन रखा होगा, जैसे रखा होगा वो देख लेंगे। बट दो चीजें एकदम क्लियर समझना। पहला क्या कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर है और वेट हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के क्या है? नीचे है। दूसरा क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के हमेशा किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उस साइड लगेगा, और मोशन उस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, मतलब राइट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और मोशन आपका अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा राइट साइड में लगेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चले आगे बढ़े, ये समझने के लिए है, जरूरी लगता है तो नोट करिएगा, अदरवाइज बढ़िया। अब इसमें देखो समझने के लिए ड्रॉ किया गया, चाहे सरफेस कैसा भी रखा हो, अब ये इंक्लाइंड हो, कुछ भी हो, अगर हम इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा गया है, ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है या जो भी हमारा सरफेस था वो इंक्लाइंड था, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है भाई।
इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया भाई। लेकिन अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर मतलब सरफेस का मतलब एकदम नॉर्मल वाले डायरेक्शन में आएगा। ऐसे नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन ये एकदम उस पॉइंट से क्या होगा, नीचे आएगा। अगर इसका मास m होता तो इसका वेट हमेशा इधर जाता है mg, और ये एंगल अगर मैं यहां थीटा बनाए तो ये एंगल भी यहां क्या बनेगा, हमेशा थीटा। ध्यान समझना इसमें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहां क्या बनेगा, थीटा। वेट हमेशा एकदम क्या होगा, वर्टिकली नीचे जाएगा हमेशा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, सरफेस चाहे जैसा भी हो। दिमाग में सेट हो रही बात अपनी। फिर याद देखो, अब यहाँ क्या होगा, दो दो भाई, दो दो सरफेस को टच कर रहा है, इसकी वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, इसकी वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड होगा। क्लियर दिख रहा है ना। फिर इसमें देखो भाई, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन यहां पर टच कर रहे हैं दूसरे को, यहां पर टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस साइड होगा। वही वहां पर ड्रॉ किया गया है, जहां पर बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है वहीं से नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, और सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर। क्लियर है बात। चाहे प्लेन या सरफेस आपका कैसा भी हो। उसके बाद जो आपको समझने हैं यहां देखना, टेंशन की बात करेंगे, जो आप लोग हमेशा लिए, जिसको आपने भर भर के रख लिया अपने पास, और किसी चीज का स्टॉक ही रखने की जगह नहीं। टेंशन की बात करते हैं। जब भी किसी वायर या स्ट्रिंग में हम टेंशन की बात करेंगे, जैसे ये पर्सन मान लीजिए वॉल में इस तरह से रोप या रस्सी जो भी है उसको बांध के खींच रहा है, टेंशन का मतलब समझना एक तरह का पुलिंग फोर्स है। हमेशा क्या है, पुलिंग फोर्स है। जो भी टाइट एंड है हमेशा उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। जैसे आदमी इस रस्सी को अपने साइड खींच रहा है, तो तनाव इसका क्या होगा, इस साइड होगा, तो इस एंड से टेंशन क्या होगा, इस साइड। दूसरा टाइट वाला एंड ये है, तो इस एंड पे टेंशन क्या होगा, इस साइड। मेरी बात समझ रहे हो। जो एंड, जिस भी एंड पे हम टेंशन की बात करेंगे, जो टाइट वाला एंड होगा, जहां पर वो रस्सी या जो भी स्ट्रिंग हमारी बंधी हुई, उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। जो टाइट एंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, मतलब इस एंड पे टेंशन क्या होगा, इस साइड होगा। जहां से हम रस्सी को ऊपर खींच रहे हैं उस एंड पे टेंशन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसलिए कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और रोप अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स और टेंशन। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द क्या दिया है, टाइट एंड्स। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन। जो भी एंड हमारे टाइट हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही टेंशन लगेगा। नहीं कहेंगे सर अभी तो टेंशन इधर था, अभी ऐसे क्या हो गया। एंड जहां जहां टाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इधर एंड क्या था हमारा, इस साइड टाइट है तो टेंशन क्या होगा, इस साइड लगेगा। इधर पर एंड हमारा इस साइड टाइट है तो टेंशन हमारा अंदर की तरफ। जो भी एंड टाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो मेरी बात ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, आगे बढ़े हम लोग, बढ़िए। हमेशा टाइट एंड के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, और ये हमेशा क्या होता है नेचर में। अब कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही देख लिए, बहुत ये सब देख लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आएंगे आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स बात किए ना पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब है ना, एग्जांपल समझने के लिए है। अब वेट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बता दिए किसी भी पर्सन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास ए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज mg। जी की वैल्यू हमें 9.8 लेनी होती है, बाकी क्वेश्चन में 10 दिया होगा तो हम 10 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, और कितने जन समझ पा रहे हैं इस बात को मुझे बताएं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो भैया इसको देखना आप लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट वगैरह कैसे लिखे गए हैं, इसको देखकर समझकर फिर मुझे बताइएगा। दैट्स इट, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।